नमस्कार, मैं डॉक्टर ओजस्वी एस अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा बेसिकली इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब एक सांस की दिक्कत है जिसमें होता ऐसा है कि देखिए, जो हमारी विंड पाइप होती है जिसे हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, जो एयर पैसेज भी हम जिसे बोलते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ट्रैकिया होता है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। अंदर स्वेलिंग आने की वजह से जो एयर पैसेज जो होता है वो नैरो हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। तो वहाँ पर सांस लेने में इस वजह से भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, वहाँ पर म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। उसकी वजह से जब म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और पाथ अगर छोटा है तो वहाँ से म्यूकस पास नहीं हो पाएगा, ठीक से वो निकल नहीं पाएगा। निकल नहीं पाता तो वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो लंग्स में जब ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो उस वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसकी देखिए, अस्थमा इज़ बेसिकली अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। कोई एकदम से होने वाली चीज़ नहीं है। मतलब ये काफ़ी टाइम से आपकी चेस्ट में कंजेशन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तब वो अस्थमा में कन्वर्ट हुआ है। तो ये इस बात का आप ज़रूर से ध्यान दीजिए कि ये कोई एक्यूट कंडीशन नहीं है, बेसिकली इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं अस्थमा के? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द जेनेटिक कॉजेज़। अगर आपके पेरेंट्स में, मदर फादर में, या आपके दादा दादी या नाना नानी में से किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप प्रोन हो सकते हैं अस्थमा की कंप्लेन के लिए। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, उस वजह से भी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी चीज़ की एलर्जी हो आपको, कोई स्किन डिजीज़ हो, कोई स्किन इन्फेक्शन हो उस वजह जो बहुत चली आ रही हो, या बचपन में बच्चों में अगर ये स्किन डिजीज़ रही हो, तो फर्दर इस बात का ध्यान दीजिए कि अस्थमा की प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग होगी, पर हो सकती है। वीक इम्यूनिटी अगर किसी की हो उस वजह से भी हो सकता है। पोल्यूशन भी एक कॉज है अस्थमा का। स्मोकिंग जिन्हें करने की आदत हो वो इस बात का ध्यान दें, उन्हें भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को रिकरेंट कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो उस बात का ध्यान दीजिए, उन्हें भी हो सकता है अस्थमा की प्रॉब्लम। बिकॉज रिकरेंट कफ एंड कोल्ड होने की वजह से बेसिकली होता ऐसा है कि हम ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे, तो वो थोड़ा थोड़ा करके जो म्यूकस होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है हमारे लंग्स में। जब वो एक्यूमुलेट होने लगता है तो आगे वो फर्दर क्रिएट अस्थमा की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। सो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अस्थमा के? सो सिम्टम्स में सबसे पहला आता है कि ब्रेथलेसनेस होती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। पेशेंट बोलता है कि मैम सांस लेने में दिक्कत हो रही है हमें। दूसरा होता है कि चेस्ट में कंस्ट्रक्टेड वाली फीलिंग होती है, टाइटनेस वाली फीलिंग आती है कि चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट टाइट सा फील हो रहा है, या कंस्ट्रक्टेड या उसमें फीलिंग आ रही है, ऐसी फीलिंग आती है, कंजेशन जैसी फीलिंग आती है। सांस लेते वक्त या छोड़ते वक्त वीजिंग साउंड आनी, जिसे हम साउंड बोलते हैं, वैसी साउंड आनी। जब डॉक्टर्स हम लोग जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाइए तो वो जब स्टेथ से चेक करते हैं तो साउंड आती है ऐसे। कई बार सीवियर केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट खुद ही बता देता है कि सर डॉक्टर, मैं जब सांस ले रहा हूँ या मैं सांस जब छोड़ रहा हूँ तो ऐसी साउंड आती है। और कई बार एकदम सीवियर केसेस में होता ऐसा है कि जब पेशेंट खुद बोलता है कि घर घर ऐसी वाली साउंड आती है, बिकॉज इतना कंजेशन हो चुका होता है उनके लंग्स में, तो ये कंडीशन हो सकती है। या अगर आपने कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर ली उस वजह से आपको कफ होना स्टार्ट हो जाना, खांसी आना स्टार्ट हो जाना, ये इसके सिम्टम्स में आ सकता है। देखिए, ये सारे सिम्टम्स आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम आपको अस्थमैटिक पेशेंट्स में मिले। कुछ कुछ सिम्टम्स मिल सकते हैं, कुछ और सिम्टम्स किसी और पेशेंट में ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको मिलेंगे, तो ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स आपको मिलें। सो ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं अस्थमा के? जिन्हें भी अस्थमा है तो जो बेसिकली अगर अस्थमैटिक अटैक्स आ रहे हैं तो उनके ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोक। अगर स्मोक है आपके आसपास तो उस वजह से भी अस्थमैटिक अटैक्स आ सकते हैं। एलर्जेंस जैसे कि पॉलन हो गया या डस्ट हो गया, या इन सब चीज़ों के लिए भी वजह से भी अस्थमा के अटैक्स आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट्स लाइक परफ्यूम हो गया, इनकी वजह से भी अस्थमैटिक अटैक्स होते हैं। कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, या कोई इमोशनल स्ट्रेस हो गया, या काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है नॉर्मली, उस वजह से भी अस्थमा के अटैक्स आ सकते हैं। या कोल्ड एयर हो, इन चीज़ों की वजह से भी अस्थमैटिक अटैक्स आते हैं। कोई इन्फेक्शन हुआ हो, लाइक कॉमन कोल्ड हुआ हो, उस टाइप में भी आपको अस्थमैटिक अटैक्स आ सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि ये बेसिकली ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अस्थमैटिक अटैक्स आते हैं। अस्थमैटिक अटैक्स में देखिए जो होता है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, एकदम से लगता है जैसे चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि बिल्कुल नीला पड़ने लगता है, क्योंकि सांस लेने में इतनी बुरी दिक्कत होने लगती है।
तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि कोई भी अस्थमैटिक पेशेंट हो तो वो इस चीज़ का तो अब हम जानते हैं डाइट प्लान बेसिकली क्या क्या खाना चाहिए अस्थमैटिक पेशेंट्स को। तो आप अदरक खाइए, लहसुन खाइए, अनियंस खाइए, स्वीट पोटैटोज़ हैं ये खाइए, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ये भी आप खाइए, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। स्प्राउट्स खाइए, बीन्स खाइए, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। टमाटो हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, ये सारी वेजिटेबल्स खाइए। सीड्स में पर्टिकुलरली आप खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, चिया सीड्स खा सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं, ये तीनों सीड्स आप खा सकते हैं। स्पाइसेस में आपको खाना है जैसे कि आप हल्दी खाइए, काली मिर्च खाइए, दालचीनी खाइए, ये सारी चीज़ें खाइए। फ्रूट्स में एप्पल हो गया, एवोकाडो हो गया, बनाना हो गया, ये सारे फ्रूट्स आप ज़रूर से खा सकते हैं। क्या क्या आपको नहीं खाना है? सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एग नहीं खाना है, श्रिम्प नहीं खाना है, जो मूंगफली हो गई, पीनट्स हो गए, वो आपने नहीं खाने हैं। स्पाइसी फूड जो हो गया वो आपने नहीं खाना है। जंक फूड हो गया, वो चीज़ें नहीं खानी है। बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे हो गए, बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गई या केक्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपने नहीं खानी है। वाइट ब्रेड हो गई, ये सारी चीज़ें आपने नहीं खानी है। सो एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी चाहिए, देखिए आपको योगा एक्सरसाइजेस पर्टिकुलरली क्या क्या करनी चाहिए। तो आसन में आप जैसे योगा आसन में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले बात है पवन मुक्त आसन करिए। पवन मुक्त आसन बेसिकली आपको बैक के ऊपर लेट जाना होता है, पीठ के बल लेट जाइए और अपने वेस्ट को, अपना पैर मोड़ लीजिए और वेस्ट को उठाइए बस अपने। तो जो पर्टिकुलरली आपको जो वेट होता है वो आपके शोल्डर और आपके पैरों पे आ जाता है और वेस्ट आपका ऊपर होता है, ये कर सकते हैं। आप धनुरासन करिए। धनुरासन में बेसिकली धनुष की शेप में आपको बॉडी बनानी होती है। पेट के बल लेट जाइए और पीछे जाते हुए अपने हाथों को अपने पैरों से टच करिए, तो धनुष का देखिए आप एक शेप बन जाता है। तो ये आसन करिए। शव आसन करिए, इससे भी आपके बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो भी अस्थमा की कंप्लेंट्स होती है उनमें बहुत आराम मिलेगा आपको। और व्यायाम में क्या क्या कर सकते हैं आप? व्यायाम में आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये दोनों आप व्यायाम करिए, ये बहुत अच्छा होता है अस्थमा में। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज दूसरी जैसे देखिए बेसिकली ये जो मैंने आपको व्यायाम और जो आसन मैंने आपको बताए, इसकी वजह ये है कि इसकी वजह से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लंग कैपेसिटी इन द सेंस, जैसे कि जब भी आप सांस लेते हैं तो हमारे जब लंग्स एक्सपैंड होते हैं, जब भरते हैं उसमें हवा जब भरती है तो वो जब एक्सपैंड होते हैं तो इतना ज़्यादा कंजेशन उसकी वजह से वो थोड़ा सा वो पूरी तरह ढंग से एक्सपैंड नहीं कर पाते। तो इस वजह से जब आप ये सारी एक्सरसाइजेज और व्यायाम या आसन आप करेंगे, जो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान देंगे, तो इनकी वजह से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, बिकॉज कंजेशन हटने लगता है और इनकी वजह से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। सांस आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको ऐसे फीलिंग आएगा कि मुझे बहुत अंदर से खुला खुला से फीलिंग आ रहा है, वैसी फीलिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और देखिए रही बात फिर मेडिसिन्स की, देखिए अगर कोई अस्थमैटिक पेशेंट है तो आप ज़रूर से आप मेडिसिन ज़रूर से लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, बहुत टाइम से चली आ रही है। अगर रिकरेंट कफ एंड कोल्ड भी रह रहा है, तो अगर आपको रिकरेंट कफ एंड कोल्ड है तो आप मेडिसिन्स लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छी होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप होम्योपैथी ज़रूर से आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आप मेडिसिन्स लीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। सो दैट्स फॉलो टुडे। आज हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।